नमस्कार साथियों, अवस्थी क्लासेज हिंडौन सिटी में आपका हार्दिक स्वागत और तहे दिल से अभिनंदन। मित्रों, जैसा कि कल भी हमने क्लास चलाई थी फेसबुक पर लाइव, आज वापस से हम लोग फिर से प्रत्यय वाली क्लास लेके आपके सामने उपस्थित हैं। मित्रों, कल वाली क्लास जिन विद्यार्थियों ने नहीं देखी है वो आज वाली क्लास के लिंक से कल वाली क्लास तक पहुंच सकते हैं। तो एक बार सब लोग आप लोग रेडी हो जाइए, तैयार हो जाइए। क्लास शुरू करने जा रहे हैं हम लोग प्रत्यय वाले टॉपिक। प्रत्यय में जैसा कि कल हमने आपको चर्चा करी, बेसिक जानकारी दी थी कि प्रत्यय क्या होता है, उसके प्रकार कितने हैं, कौन कौन से हैं। 5 प्रकार आपको बताए थे: कृदंत, तद्धित, स्त्री, धातु, अवयव और विभक्ति। जैसा कि मैंने कल कमेंट में पढ़े थे, कई स्टूडेंट्स के क्वेश्चन थे कि सर प्रत्यय तो 3 होते हैं, आप 5 क्यों बता रहे हो। तो मेरे भाइयों, आपको पता होना चाहिए कि प्रत्यय 5 ही होते हैं। वो बात अलग है कि बेसिकली हमने आज तक 3 पढ़े। जैसे कि कई बार प्रश्न बनता है कि समास कितने होते हैं, तो कई साथी जवाब देते हैं 6 प्रकार के। जबकि बात आती है संस्कृत को लेकर, संस्कृत भाषा में तो समास 5 ही प्रकार के होते हैं। तो ऐसी कुछ सामान्य बातें प्रकारों को लेके आप कंफ्यूज नहीं हो। जो बेसिक बिंदु है, मतलब एक तरह से प्रामाणिक बात जो है, वो प्रामाणिकता को लेके ही आप लोग जिए और प्रामाणिकता में ही विश्वास करें। आज हम लोग उसी श्रृंखला में आगे बढ़ेंगे। कृदंत प्रत्यय वाले प्रकरण को लेकर जो हमने बात करी थी, आपको कृदंत प्रकरण के अंतर्गत मैंने कृत्य प्रत्ययों की चर्चा करी थी कि ऐसे प्रत्यय जो चाहिए व योग्यता अर्थ प्रयुक्त होते हैं उनको कृत्य प्रत्यय कहते हैं। और कृत्य प्रत्यय के लिए मैंने तव्यत और अनियर कल आपको डिस्कस किए थे। आज उसी श्रृंखला में हम लोग आगे बात करेंगे। तो साथियों, हम लोग आगे और दूसरा वाला जो टॉपिक है, मतलब सॉरी, इसमें जो नया टॉपिक है वो मैं डिस्कस करना चाह रहा हूं। तो एक तो है आपका यत् प्रत्यय, एक है आपका अण्यत् प्रत्यय और एक है आपका क्यप प्रत्यय। दोस्तों, इन तीनों को मैं तुलनात्मक आपके लिए पढ़ाऊंगा और ये तीनों प्रत्यय तुलनात्मक आपके लिए मैं पढ़ाऊंगा। इससे आपको सारी बात समझ में आ जाएगी। मैं भी थोड़ा सा लिंक शेयर कर रहा हूं अपने लिए। बहुत से छात्र ऐसे हैं जो कि मेरे साथ ग्रुप्स में जुड़े हुए हैं। मैं एक बार उन तक लिंक पहुंचा देता हूं। दोस्तों, देखते हैं आगे। यत् प्रत्यय, ण्यत् प्रत्यय और क्यप प्रत्यय, इनमें समानता क्या है? दोस्तों, इनमें समानता है कि इस प्रत्यय का भी ये बचता है, इसका भी ये बचता है और इसका भी ये शेष रहता है। कैसे कैसे रहता है वो सारी बात मैं आपको समझाऊंगा। आप थोड़ा पेशेंस रख के समझते चलिए, सीखते चलिए। दोस्तों, यत् प्रत्यय के संदर्भ में एक सूत्र है अचोयत्। इस प्रत्यय के संदर्भ में सूत्र आता है अचोयत्। और इस प्रत्यय के संदर्भ में सूत्र आता है रिहलोण्यत्। रिहलोण्यत्। और दोस्तों, इस प्रत्यय के संदर्भ में सूत्र आता है एति स्तु सास, एति स्तु सास व्री द्री जुस क्यप। अब ये तीनों सूत्र हमसे क्या कहते हैं, इस बात को आप लोग बारीकी से समझ लीजिएगा, सीख लीजिएगा। अचोयत् का मतलब हो गया कि वह प्रत्यय जो अजंत धातुओं के साथ, अजंत का मतलब होता है अच प्लस अंत, मतलब होता है इसका अजंत। और अजंत से हमारा मीनिंग निकल के आता है कि स्वरांत धातु। कौन सी धातु भैया? स्वरांत धातु। ऐसे प्रत्यय जिनके अंतर्गत, ऐसी धातुएं जिनके अंतर्गत अंतिम वर्ण स्वर हो, तो ऐसी स्वरांत धातुओं में ये वाला प्रत्यय जो है प्रयोग में लाया जाएगा। और स्वरांत धातुओं के साथ में जब हम बात करेंगे तो यत् प्रत्यय का विधान किया जाएगा। दोस्तों, ऐसे ही हम बात करेंगे रिहलोण्यत् को लेकर।
री हलोड यत सूत्र जो है हमसे कहता है री का मतलब रीकारांत, री का मतलब होता है रीकारांत, और री के बाद में हलो, हलो का मतलब होता है हलंत। रीकारांत व हलंत धातु जहां भी दिखेंगी हमको, उनके साथ में जो प्रत्यय जोड़ा जाएगा उसका नाम नियत प्रत्यय होगा। तो स्वरांत धातुओं में यत प्रत्यय हो गया, रीकारांत व हलंत धातु में नियत प्रत्यय हो गया। अब इस संदर्भ में विस्तृत बात और है, और वो विस्तृत बात क्या है मित्रों, कि ऐसा एक प्रत्यय और बच गया जिसमें या से रहा, जिसका नाम है क्यप, और उसके संदर्भ में सूत्र मैंने लिखा है एति स्तुसास विरी द्री जुस क्यप। मतलब एति, एति एक अव्यय पद है, सॉरी सार्वनामिक पद है, और इसमें जो शब्द लगा हुआ है एति, इसमें ई धातु निकल के आ रही है ई, तो ई धातु स्तु सास विरी द्री और जुस, ये गिनती की 6 धातुएं हैं। 6 धातुओं के साथ जो प्रत्यय जोड़ा जाएगा उसका नाम क्यप होगा। तो मित्रों यहां से भी आपसे सवाल पूछा जा सकता है, इसके संदर्भ में अब मैं आपको विस्तृत चर्चा कर लेता हूं। देखिए कैसे, यत प्रत्यय के लिए मैंने नियम बताया कि स्वरांत धातु में जो जोड़ा जाएगा। और स्वरांत जो धातु है, मैं आपसे बात कहूं कि देखो एक बार टेंडर निकाला था प्रत्यय के रिगार्डिंग, और प्रत्यय में यत व्यक्त क्यप तीनों के लिए टेंडर निकाला था। किसने? पाणिनि महोदय ने। तो उन्होंने बात कही कि हाँ भैया बताओ कौन कौन सी धातुएं किस किस प्रत्यय के साथ अपना योगदान देने वाली हैं। तो जितनी भी स्वरांत धातुएं थी उन सब ने हाथ खड़ा किया कि हम तो यत प्रत्यय के साथ अपना योगदान देंगे। तो स्वरांत धातुओं का यत प्रत्यय के साथ अचो यत सूत्र से विधान होता है। दूसरा, स्वरों में रीकारांत जो धातुएं थी उन्होंने ऑब्जेक्शन कर दिया कि ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड, हम अभी इनके साथ अपना टाई अप नहीं करेंगे, क्योंकि हमें जो है नियत प्रत्यय के साथ मित्रता अच्छी लगती है, तो हम नियत प्रत्यय के साथ अपना योगदान देंगे। तो रीकारांत धातु इनमें से छटके अलग आ गई, यानी कि सारी स्वर धातु जो है वो तो यत के साथ थी, लेकिन रीकारांत धातु किसके साथ आ गई? नियत के साथ। और रीकारांत धातु के साथ साथ जितनी भर भी हलंत धातुएं थी उन सब ने यहां आके कह दिया कि हम तो नियत के साथ मित्रता करेंगे। तो रीकारांत व हलंत धातुओं का जो मित्रता का सहयोग बना था वो किसके साथ बना था? नियत प्रत्यय के साथ। अब इन दोनों में से कुछ एक धातुएं और अपवाद के रूप में आई, जैसे स्वरों में एक तो ई धातु बची, एक स्तु धातु बची, एक आपकी व्री और द्री, ये 4 धातुएं हैं जिन्होंने ऑब्जेक्शन कर दिया कि ना तो हमको यत की मित्रता पसंद है ना नियत की पसंद है, हमको तो क्यप के साथ मित्रता करनी है। दोस्तों ये क्यप प्रत्यय के साथ में अपना विधान करने के लिए तैयार हो गए। अब हलंत धातुएं भी कुछ निकल के आ गई, जैसे कि सास धातु हुई, जुस धातु हुई, ये दोनों धातुएं भी ऐसी थी जिन्होंने ये ऑब्जेक्शन कर दिया कि हम नियत के साथ नहीं रहेंगे, हमें मित्रता क्यप की पसंद है। तो ये 6 धातु स्पेशल हैं जिनका हम लोग क्यप प्रत्यय के साथ में विधान देखते हैं। तो दोस्तों यहां तक आपको मैं वापस से चर्चा करता हूं, तब तक कुछ साथियों से मैं मुलाकात कर लेता हूं, देखते हैं कितने साथी हमारे जो है अभी हमसे जुड़ पाए हैं। योगेश जी वेरी गुड इवनिंग, रिंकू रिंकू भैया बोल रहे हैं, राधे राधे भैया रिंकू, प्रीति गुप्ता जी गुड मॉर्निंग, सबके लिए नमस्ते, जय गुरुदेव। लकी गुर्जर नमस्कार, जय गुरुदेव। कृष्णा बहन बोल रही है जय गुरुदेव बहना। तो मित्रों अभी हम यत नियत क्यप तीनों प्रत्ययों की विस्तृत चर्चा आपके बीच करने वाले हैं। इस प्रत्यय की पहचान के लिए हमने स्वरांत धातु वाला नियम बताया है, और स्वरांत के साथ साथ और कौन सा नियम इसका लग सकता है तो उसको लेके हम बात करेंगे। फिलहाल तो ये बेसिक जानकारी आप मान के चलिए कि ये बेसिक जानकारी है कि ऐसे प्रत्यय जिनके अंतर्गत स्वर लगा हुआ हो, ऐसे प्रत्यय जिनके अंतर्गत स्वर की मात्रा आ रही हो, निश्चित रूप से वे स्वरांत होते हैं, और स्वरांत धातु के साथ में इनका योग होता है। रीकारांत यानी कि जिनमें री की मात्रा आ रही हो उनमें प्लस हलंत में नियत प्रत्यय का विधान होता है। ये सारी बातें हम अब डिटेल में पढ़ने वाले हैं। देखिए साथियों कैसे, यत प्रत्यय में चर्चा करते हैं। नंबर 1 यत प्रत्यय को लेकर। दोस्तों जैसा कि मैंने आपको संज्ञा प्रकरण पढ़ाया हुआ है, सभी साथियों को पता है कि संज्ञा प्रकरण में हम लोगों ने
संज्ञा सूत्रों के बारे में बात करी थी, और संज्ञा सूत्र जो है वो हमारे कितने होते हैं, लगभग 6 सूत्र हैं। 6 सूत्र हैं जो संज्ञा प्रकरण के अंतर्गत पढ़े जाते हैं। तो सबसे पहले हम हलंत्यम सूत्र पढ़ाते हैं संज्ञा प्रकरण में, और हलंत्यम सूत्र से हम बात करते हैं तो वो हमसे बात कहता है क्या, कि किसी भी उपदेश के दौरान अंतिम हलंत वर्ण यदि देखने को मिले और उसकी हमें आवश्यकता नहीं हो तो हलंत्यम सूत्र लगाकर उसकी संज्ञा करी जा सकती है। तो यहाँ पर तय जो है वो अंतिम हलंत वर्ण है। यद्यपि यह अंतिम हलंत वर्ण है तो हलंत्यम सूत्र से इसकी संज्ञा होगी, और निश्चित रूप से हमारे पास बचेगा क्या, या। अब या बचेगा तो इसका विधान कैसे कैसे किया जाना है। सबसे पहले तो हमारे पास एक सूत्र आता है क्या, अचोयत। इस सूत्र ने हमसे क्या बात कही है, इसको हम यहाँ पर रखते हैं कि स्वरांत धातु, कौन सी धातु होनी चाहिए, स्वरांत, और स्वरांत धातु के साथ जो प्रधान होगा इस प्रत्यय का, तो ये कैसे अपने पद बनाएगा इसके बारे में भी चर्चा हम लोग कर लेते हैं। जैसे दा धातु है, पा धातु है, आकारांत कोई धातु है कहने का मतलब, तो आकारांत धातु में जब इसका विधान होएगा तो आकारांत धातु के साथ ये किस तरीके से अपने नियम बना के लाता है, ये बात हम सीख लेते हैं। देखिए दोस्तों, आकारांत धातु का मतलब जिसके पीछे आ की मात्रा लगी हुई हो के साथ जब इस प्रत्यय का विधान होगा तो एक सूत्र आता है हमारा ईद्यति, सूत्र आता है ईद्यति, और ईद्यति सूत्र को जब हम खोलेंगे तो ईत प्लस यति, इस तरीके से हमारी इसकी व्युत्पत्ति निकल के आती है, जो हमसे क्या कह रहा है कि आकारांत धातु में जब यत प्रत्यय जोड़ा जाएगा तो आ की मात्रा ई में बदल जाएगी। आ की मात्रा किस में बदल जाएगी, ई में, और जब आ की मात्रा ई में बदलेगी तो ईद्यति सूत्र से यहाँ पर गुण कार्य होगा। गुण कार्य का मतलब गुण संज्ञा हो जाएगी। कैसे हो जाएगी, देखो मैं आपको उदाहरण के बतौर कुछ धातुएं प्रयोग में लाकर बताता हूं। जैसे पा धातु है, पा के साथ हमने यत जोड़ा, और पा के साथ जब हम यत जोड़ेंगे तो सबसे पहले हमारा ये फॉर्मूला काम करेगा, तो पा को हो जाएगा यहां पर पी, क्योंकि आकारांत धातु है, आ के स्थान पर ई का आगमन करना है तो पा को पी हो गया, और इसमें जब हम यत प्रत्यय जोड़ेंगे ऐसे तो निश्चित रूप से पी प्लस यत, ये स्थिति हमको प्राप्त होगी। अब ये स्थिति जब प्राप्त होगी तो हम इसमें गुण कार्य करेंगे, और गुण कार्य जब करेंगे तो ई की मात्रा जो है उसका गुण रूप होता है ए, तो पी के स्थान पर हो जाएगा पे, और प्रत्यय का बचता है या, तो रूप बन जाएगा पेय। अब हमको पता है कि जितने वर्गीकृत प्रत्यय हैं वो तीनों लिंगों में रूप बना रहे हैं। मैंने आपको कल ही बता दिया था ये सब कुछ, कि जितने वर्गीकृत प्रत्यय होते हैं वो तीनों लिंगों में अपने रूप बनाते हैं। तो दोस्तों ये जो रूप है पेय, ये तो पुल्लिंग का रूप हो गया, स्त्रीलिंग में हो जाएगा पेया, और यहां हो जाएगा पेयम, यानी कि पेय पेया पेयम, PSN। आपको समझ में आ जाना चाहिए कि ये तीनों लिंगों में रूप बना रहा है, और तीनों लिंगों में रूप कैसे बना रहा है, गुण कार्य करके। यानी आकारांत धातु है, अगर आकारांत धातु में यत प्रत्यय का बात कर रहे हैं हम लोग तो आकारांत स्वर हो गया, और स्वर के साथ विधान कर रहे हैं तो ईद्यति सूत्र काम करेगा, आ की मात्रा को ई में बदलेगा, यानी कि पा के स्थान पर पी होएगा, और पा के स्थान पर पी होएगा तो ईद्यति सूत्र जब यहां काम करेगा तो गुण कार्य आवश्यक रूप से किया जाएगा। तो ई की मात्रा को ए में बदला तो पी के स्थान पर पे हो गया, और रूप बन गया पेय पेया पेयम। तो सबसे पहले मुझे ये बात बताइए आप लोग कि आपको किन किन को समझ में आ गया। सौरभ कुलेरी भैया नमस्कार, जय गुरुदेव। दोस्तों ये बात समझ में आ गई कि आकारांत धातु में जब स्वर यत प्रत्यय जोड़ा जा रहा है तो ईद्यति सूत्र से आ की मात्रा ई में बदलेगी, पी का रूप पे होगा, और पेय पेया पेयम, ये समझ में आपको आ गया या नहीं। सबसे पहले यहां तक मुझे बताइए आ गया या नहीं। आप थंब इंप्रेशन करके मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिए जवाब, यहां तक समझ में आपको आया कि नहीं आया। दूसरा, ऐसे हम लोग धातु रखते हैं दा, और दा धातु के साथ यत प्रत्यय लगाएंगे तो देखिए दा के स्थान पर वही रूप करना है, दी हो जाएगा,
ईदेति सूत्र से, और बी के साथ यत जोड़ेंगे तो गुण कार्य करना है, रूप बनेगा देय देया देयम, देय देया देयम। यहां तक की बात समझ में आ गई होगी आपको, यानी कि देय देया देयम 3 रूप बन जाएंगे। ठीक ऐसे ही मित्रों हम लोग ठीक ऐसे ही अन्य धातु जो भी स्वरों से संबंध रखने वाली हैं उनको लेके भी बात कर सकते हैं, और उनको लेके बात कैसे होगी देखते हैं इसको भी एक बार। जैसे कि क्री धातु हो गई, क्री में यत जोड़ा, ये ऑलरेडी ई है इसमें, तो इसको अपन चेंज करेंगे ही नहीं, ई का ए करेंगे तो क्रेय क्रेया क्रेयम, इस तरीके से रूप आपका तैयार हो जाएगा। बात करें डी धातु, डी का मतलब जैसे उड्डीय पद आप पढ़ते हैं उड्डीय, तो डी धातु जो होती है वो एक तरह से गमन अर्थ में आती है, तो डी धातु में जब बात करेंगे तो डेय डेया डेयम, इस तरीके से वो बन जाएगा डेय डेया डेयम। अब मैं आपके लिए एक धातु देता हूं धा धातु। धा धातु के साथ इस प्रत्यय का जब योग करेंगे तो हमारा क्या रूप बन के आना चाहिए। जब तक मैं आपके कमेंट देखता हूं फटाफट से जवाब दीजिए साथियों कि धा धातु के साथ यद प्रत्यय का जब विधान करेंगे तो क्या रूप बन के हमारा आएगा। इसका जवाब मुझे चाहिए फटाफट से। धा धातु के साथ में जैसे क्री का करा क्रिय क्रिया क्रियम बना, ऐसे डी का डेय डेया डेयम बना, धा का देय देया देयम बना, तो धा का क्या बनेगा मित्रों। धा के संदर्भ में बात करेंगे तो देखिए धा को वही ईदेति सूत्र से बात करो, धा में यत जोड़ो, धेय धेया और धेयम। पुल्लिंग स्त्रीलिंग नपुंसकलिंग के रूप आपको प्राप्त हो जाते हैं। मित्रों ची से चेय चेया चेयम, छी से छेय छेया छेयम, ऐसे नी से नेय नेया नेयम, भी धातु से भेय भेया भेयम, ये आपके रूप जो है संपन्न हो जाएंगे, कहीं कोई समस्या है नहीं। अब बात करते हैं हम लोग, एक नियम है हमारा पोरदु पदार्थ, नियम है हमारा पोरदु पदार्थ, और पोरदु पदार्थ नियम हमसे क्या कहता है। एक दूसरा नियम इसके अंतर्गत आपको पढ़ने को मिलेगा, पहला तो अचोयत हो गया और दूसरा नियम है यहाँ पर पोरदु पदार्थ। ये क्या कहता है हमसे, पोरदु पदार्थ। इस सूत्र को सबसे पहले हम खोलते हैं, ये क्या कहता है पो, फिर विसर्ग आ गया, अत प्लस उपधात। दोस्तों हम लोग बात करेंगे, संधि हमने पढ़ी हुई है, संधियों में जब हम बात करते हैं तो रुत विसर्ग संधि पढ़ते हैं हम लोग, जिसका नियम है इचो असी विसर्गस्य रेफ। रुत विसर्ग संधि में नियम है कि इच प्रत्याहार के वर्ण विसर्ग से पहले होने चाहिए, और उसके बाद में अस प्रत्याहार के वर्ण आए तो विसर्ग के स्थान पर रा हो जाता है। तो मित्रों यहाँ विसर्ग से पहले ओ है जो कि इच वर्ण है, और विसर्ग के बाद में आ है जो कि अस वर्ण है, तो इचो असी विसर्ग से रेप यहाँ पे सूत्र जो है हमारा काम कर रहा है प्रॉपर तरीके से, तो निश्चित रूप से विसर्ग के स्थान पर रा हो गया। विसर्ग को क्या हो गया रा, ये रा हो गया विसर्ग को, अब रा में आ मिला तो ये रा पूरा बन गया। अब हमारे पास नियम है ताय के बाद में उ दिया हुआ है, हम व्यंजन संधि पढ़ते हैं, और व्यंजन संधि या हल संधि के अंतर्गत एक संधि आती है जिसका नाम है जसत्व संधि, और इसका फॉर्मूला होता है जलाम जसो अंते। क्या फॉर्मूला होता है जलाम जसो अंते, तो ता के आगे जब कोई स्वर होगा तो तय के स्थान पर दय हो जाएगा, तो ये अधु पदार्थ हो गया इस तरीके से। तो यहाँ पे अब हम लोग देखते हैं कि ये सूत्र हमसे क्या कैलकुलेशन देना चाह रहा है। मित्रों हमने आपको शब्द रूप पढ़ाए, ऑफलाइन क्लास में पढ़ाए हैं, और हमारे अवस्थी क्लासेस के जो
एप्लीकेशन है, उस पर भी हमने कोर्स पूरा पढ़ाया। तो हमने एक बात सबको बताई दी है, और आज तक जो जो विद्यार्थी मुझसे पढ़े हुए हैं मैंने सबको बता रखा है कि हम लोग शब्द रूपों के द्वारा, शब्द के रूप, विभक्ति रूप के द्वारा सूत्र का अर्थ निकाल के लाते हैं। तो यहां जो है वो जो है उसमें षष्ठी का एक वचन है। जैसे गुरु शब्द पढ़ेंगे तो गुरु शब्द का नियम मैंने बताया था आपके लिए, ना, अवे, ओ औ। आपको याद हो तो तृतीया के एक वचन से लेकर सप्तमी के एक वचन तक जब हम नियम की बात करते हैं तो नियम है हमारा ना, अवे, ओ औ। ये नियम हमारा बनता है। तृतीया में रूप आता है उकारांत का, जैसे गुरु के पढ़ेंगे तो गुरुणा, ऐसी बात करेंगे। चतुर्थी में रूप आता है गुरवे, क्या रूप आता है? गुरवे। ऐसे ही बात करेंगे दोस्तों, पंचमी में गुरु, और षष्ठी में भी गुरु, और सप्तमी में आता है गुरव। ठीक वैसे ही हम लोग बात करेंगे पू शब्द के बारे में। तो पू का मतलब हो गया प वर्ग, क्योंकि हमने आपको एक सूत्र पढ़ाया कुचु टू तू पू, कुचु टू तू पू। ये सूत्र हम लोग अक्सर करके वर्णमाला के अंतर्गत पढ़ते हैं, और वर्णमाला में इस सूत्र में हमको एक बात पता चलती है कि कु का मतलब होता है कै वर्ग, चू का मतलब होता है च वर्ग, टू का मतलब टे वर्ग, तू का मतलब ते वर्ग, और पू का मतलब पै वर्ग। तो यहाँ पू जो है वो पो शब्द का निर्माण करता है, सॉरी पो पद का निर्माण कर रहा है। अब पो जो पद है वो षष्ठी के एक वचन में आता है, और पो का मतलब हो गया पा वर्ग के परे, पा वर्ग के परे, यानी कि ऐसी हलंत धातुएं जिनके अंत में पा वर्ग दिया हुआ हो, और पा वर्ग के परे क्या हो? उपधा में आ दिया हुआ ना चाहिए। तो यानी कि पू का मतलब क्या हो गया भैया? पवर्गांत, पवर्गांत। ऐसी धातुएं जो पैवर्गांत है, पैवर्ग का मतलब पा, फा, बा, भा, मा, ऐसी धातुएं जिनके पीछे, ऐसी हलंत धातुएं जिनके पीछे पा, फा, बा, भा, मा, इन पांचों वर्णों में से कोई सा भी वर्ण दिया हुआ हो तो वो होगी पवर्गांत धातु। पा वर्ग का कोई सा भी वर्ण अंत में होना चाहिए तो वो होगी पवर्गांत धातु। और पवर्गांत धातु के परे किसी भी धातु की उपधा में ऋस्व आ होना चाहिए, उपधा में ऋस्व आ होना चाहिए। तो निश्चित रूप से ऐसी धातु कहीं देखने को मिले आपको तो निसंकोच, निसंदेह आप वहां पर यत् प्रत्यय का विधान करेंगे। ये एक नियम है जो एक नई बात आपके सामने लाकर रखता है। अभी तो हम बात कर रहे थे कि स्वरांत धातु होंगी, उनमें निश्चित रूप से यत् प्रत्यय जुड़ेगा अचो यत् सूत्र से। अब दूसरा सूत्र आ गया पोरदु पदार्थ, और पोरदु पदार्थ जो सूत्र है वो हमसे क्या कहता है कि पवर्गांत धातुएं होनी चाहिए और उनकी उपधा में ह्रस्व आ होना चाहिए। तो निश्चित रूप से ऐसी धातुओं में जब हम कोई प्रत्यय जोड़ेंगे तो वहां यत् प्रत्यय का विधान आवश्यक रूप से किया जाएगा। अब यत् प्रत्यय का विधान आवश्यक रूप से कैसे होएगा ये बात भी सीख लीजिएगा। जैसे देखिए एक जप धातु है, जप, ऐसे ही नम धातु है, ऐसे ही गम धातु है, क्योंकि पा वर्ग में आपका पा, फा, बा, भा और मा, ऐसे ही लव धातु है, यानी पा, फा, बा, भा, मा पांचों आपके वर्ण हैं। इन पांचों वर्णों को लेके जब हम बात कर रहे हैं तो ये पांचों वर्ण आपके क्या हो गए? पवर्गांत हो गए। मैंने आपको बोला पवर्गांत धातु होनी चाहिए, तो देखिए पा, मा, भा ये पवर्गांत धातुएं हो गई। अब मैंने बोला उपधा में ह्रस्व आ, तो उपधा का मतलब होता है भाइयों धातु का प्रथम स्वर। अब धातु का प्रथम स्वर क्या हो गया? जा में लगने वाला आ, ना में लगने वाला आ, गा में और ला में जो आ लगा हुआ है वो क्या हो गया? उपधा हो गया। तो पवर्गांत धातु होनी चाहिए, कंडीशन पूरी हो गई। उपधा में आ होना चाहिए, ये भी कंडीशन पूरी हो गई। तो अब क्या होगा? ऐसी धातु जो पवर्गांत है, उपधा में ह्रस्व आ है, निश्चित रूप से वहां कौन सी प्रत्यय का विधान होगा? यत् का। और यत् प्रत्यय का विधान जब यहां पर होगा साथियों तो सीधी सी बात है क्या रूप प्राप्त होएगा? जब से बनेगा जब पे। एक सेकेंड इंक चेंज कर लेता हूं।
जब से बनेगा जप्य, जप्या, जप्यम। ऐसे नम से बनेगा नम्य, नम्या, नम्यम, नम्य, नम्या, नम्यम। इस तरीके से आपका बन जाएगा। दोस्तों ऐसे ही बात करेंगे गम से, तो गम्य, गम्या, गम्यम। लब से बात करेंगे लभ्य, लभ्या, लभ्यम। तो ये बात आपको डेफिनेटली समझ में आ गई होगी और निश्चित रूप से आपको ये सीखने में मदद भी मिलेगी। यदि किसी भाई को दोबारा ऐसा लगता है कि सर समझ में नहीं आया, एक बार रिप्ले करो इसको, तो रिप्ले करने के लिए आप वीडियो को बैक करके भी देख सकते हैं। ये सुविधा आपको आराम से मिल जाएगी। वापस से मैं एक बार चर्चा करता हूं कि स्वरांत धातुओं के साथ में जो प्रत्यय जोड़ा जाएगा वो प्रत्यय कौन सा है? यत्। नियम क्लियर सा है कि आकारांत धातु जो भी स्वरांत होंगी आकारांत, उनमें सीधा सीधा आपका क्या होगा? सीधा सीधा क्या होगा? ईद्यति सूत्र से आ की मात्रा ई में बदलेगी और गुणकार्य होके रूप बन जाएगा। अन्य किसी स्वर से संबंध में, जैसे इकारांत कोई धातु है, सिंपल सी बात है, ई को ए होके बन जाएगा। एकारांत ऐकारांत कोई भी धातु है तो वो पहले से गुण वृद्धि रूप है, कहीं कोई समस्या नहीं आ रही, वहां से रूप बन जाएगा। जैसे गई धातु होती है, गई या धई धातु की बात हम करें, एक सेकेंड, गई धातु है, ऐसे ही धई धातु है, तो ये ऐकारांत धातु है, तो इनमें कहीं कोई समस्या नहीं है। इनमें सीधा सीधा सा आपका गई से रूप क्या बनेगा? जैसे गेय, गेया, गेयम। जैसे बनेगा ध्येय, ध्येया, ध्येयम। तो यहाँ पर वही सेम कार्य हो जाएगा। मतलब इनको भी आई की मात्रा को गुण रूप में लाना पड़ेगा वापस से। आई की मात्रा के स्थान पर ए ही करना पड़ेगा, ध्येय में आई की मात्रा के स्थान पर ए ही करना पड़ेगा। कहने का मतलब ये कार्य सिंपल ही हो जाएंगे, कहीं कोई समस्या नहीं आ रही। अब एक नया बवाल क्या आता है इसमें? पोरदु पदार्थ, ये वाला जो सूत्र है ये एक नया बवाल है। अब इसमें क्या है? पो प्लस अत प्लस उपधात, यानी कि पवर्गांत ऐसी धातु जिनके उपधा में छोटा आ दिया हुआ हो, उनके साथ भी यत प्रत्यय का विधान किया जाएगा आवश्यक रूप से। दोस्तों यहां तक की बात आप समझ चुके हैं। अब प्रश्न बनता है हमारा नेक्स्ट ण्यत् प्रत्यय को लेकर कि ण्यत् प्रत्यय में क्या है। अगला जो प्रत्यय है इसमें आज की श्रृंखला में ण्यत् प्रत्यय, और ण्यत् प्रत्यय के लिए फॉर्मूला है हमारा री हलो ण्यत्, री हलो ण्यत्। दोस्तों क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, अपने मित्रों के साथ साझा करो क्लास को। हाँ, एक भैया रिंकू जी कह रहे हैं कि सर इन तीनों प्रत्ययों में बहुत दिनों से कंफ्यूजन था, आज लगभग क्लियर हो गया गुरुजी। जय गुरुदेव भैया रिंकू। मैं आशा करता हूं कि आपको अच्छे से समझ में आए और निश्चित रूप से एक बार पुनः आप इसको देखेंगे तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा। ण्यत् प्रत्यय में नियम है हमारा री हलो ण्यत्। री हलो ण्यत् हमसे क्या कहता है? ऋकारांत व हलंत, दो धातुओं की बात कर रहा है ये। ऋकारांत और हलंत ऐसी धातुएं जिनमें री की मात्रा लगी हुई है वो तो ऋकारांत हो जाएंगी, और ऐसी धातुएं जिनमें हलंत लगा हुआ है वो आपकी कृष्णा जी का इनका जवाब आ रहा है लोगों का, जैसे कि जादव भी जवाब दे रहे हैं, अंतमा गोयल, जय गुरुदेव बहन, सबके लिए बहुत बहुत जय गुरुदेव। दोस्तों आराम से क्लास को वॉच करिए, निश्चित रूप से कंटेंट बहुत जबरदस्त तरीके से आपको मैं दे रहा हूं। ऋकारांत का मतलब ऐसी धातु जिनमें री की मात्रा लग रही हो। अब ऋकारांत धातुओं में जैसे हम बात करें तो देखिए हमारे सामने कई धातुएं हैं ऐसी जिनमें री की मात्रा आती है, जैसे क्री है, जैसे हिरी है, क्री हो गया, हिरी हो गया, द्री हो गया, द्री धातु, ऐसे मृ धातु,
ये सारी धातुएं ऋकारांत हो गई। ऐसे ही त्रिधातु, त्रि माने तैरना, मृ माने मरना, द्रि माने धारण करना, समझ रहे हैं? इस तरीके से हिरी माने हरना, क्री माने करना, ये क्या अर्थ हो जाते हैं? तो ये धातुएं ऋकारांत हो गई। ऋकारांत धातु के लिए सिंपल सा मैंने बता दिया आपको कि नियत प्रत्यय का विधान होगा। कौन से प्रत्यय का विधान होगा? नियत का। मित्रों अब हम लोग यहां पर जो नियत प्रत्यय जोड़ने जा रहे हैं, इस नियत प्रत्यय का जब विधान होगा तो सबसे पहले आपको बता ही दिया मैंने कि इसका भी यह बचता है। अब ये कैसे बचता है? देखो इसमें एक तो अणा हो गया, एक या हो गया, एक तय हो गया। अब मित्रों हमको पता होना चाहिए कि तय को हटाएंगे हलंत्यम से, अणा को हटाएंगे चुटू से। चुटू एक सूत्र होता है जो च वर्ग और ट वर्ग के वर्णों की क्या करता है? एक संज्ञा। दोस्तों मैंने खूब बढ़िया तरीके से ऑफलाइन क्लास में बताया कि कौन सा जो सूत्र है वो आगे काम करता है, कौन सा पीछे काम करता है। ये सारी व्यवस्थाएं बहुत अच्छे से मैंने बता रखी है। कौन सा प्रत्यय में काम करता है, कौन सा धातु में काम करता है, सब कुछ अच्छे से बता रखा है मैंने। प्रश्न बनता है कि इस प्रत्यय में अड़ा जो है वो चूटू से हटेगा, संज्ञा वही तस्य लोपे से लोप हो जाएगा। तो क्या बच गया दोस्तों? यह बच गया। अब यह बच गया तो जब ये इसमें जुड़ेगा, किसमें जुड़ेगा? धातु के साथ ये जुड़ेगा तो ये गुण कार्य करवाएगा। और गुण के लिए मैंने बता रखा है कि री का गुण रूप क्या होता है मित्रों? अर। री का गुण रूप क्या होता है? अर। ये ऋषिकेश सिंह जी कह रहे हैं कि सर ऑफलाइन क्लास कब आओगे? भाई साहब ऑफलाइन क्लास के लिए भी बहुत जल्दी सरकार की गाइडलाइन मिल जाए। हम भी बहुत अच्छे से मेंटली तैयार होकर बैठे हैं कि कब से हम आप लोगों से फेस करें। क्लास लेने के लिए हमें भी बड़ी बेसब्री हो रही है, क्योंकि मन नहीं लगता पढ़े पढ़े। सारी व्यवस्थाएं, सारी दिनचर्या जो है खराब हो रखी है। क्रिया का जब यह प्रत्यय के साथ विधान होगा तो तीनों लिंगों में रूप बनेंगे मित्रों। तीनों लिंगों में तो देखो क्री से बना सबसे पहले री का रूप, जब गुण करेंगे तो अर होएगा। अब क्री से जब हम गुण करेंगे तो अर होएगा, रूप बनना चाहिए कर्रे, और कर्रे रूप तो गलत है। इसलिए आवश्यकता है कि यहाँ पर वी का जो रूप होगा वो गुण ना हो कि क्या होगा? वृद्धि होएगा। यानी कि ध्यान रखें पहले वाले प्रत्यय में यत में तो हमने क्या किया था? गुण कार्य। यहाँ पर कौन सा कार्य मांग रहा है? वृद्धि कार्य। री का गुण रूप अर होता है, वृद्धि रूप होता है आर। तो क्री प्लस ण्यत करके कार्य रूप नहीं बनेगा, कार्य रूप बनेगा। कार्य, कार्या और कार्यम। इस तरीके से आपका ये रूप बन गया। ये पुल्लिंग, ये स्त्रीलिंग, ये नपुंसकलिंग। ऐसे ही हिरी धातु से जब हम बात करेंगे तो हिरी का बनाएंगे। हिरी में री जो है इसका गुण रूप तो अर है, वृद्धि रूप आर है। अब हिरी में ण्यत जब जोड़ेंगे तो रूप क्या बनेगा? हर्य बनेगा या हार्य? जवाब दीजिए, हर्य बनेगा कि हार्य? तो यही बात आपको दिमाग में रखते हुए काम करना है। तो रूप बनेगा हार्य, हार्या, हार्यम। इस तरीके से रूप बन गया। मित्रों दीर्घ धातु से रूप बनाएंगे तो धार्ये, धार्या, धार्यम। मृ से बनाएंगे दोस्तों मृ। मृ का रूप क्या बनना चाहिए? मार्ये, मार्या, मार्यम। मार्ये, मार्या, मार्यम। ऐसे ही आपका त्री से रूप बनेगा तार्ये, तार्या, तार्यम। ये आपके तीनों लिंगों में रूप जो है तैयार हो गए, मतलब पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। वापस से एक बार फिर मैं कहना चाहूंगा आपको कि ऋकारांत धातु की जब बात आ रही थी तो ऋकारांत में मैंने आपके सामने लगभग 5 धातुएं रखी हैं, और पांचों धातुओं में जब ण्यत प्रत्यय जोड़ा जा रहा है तो कार्य कौन सा हो रहा है? वृद्धि कार्य। वृद्धि कार्य हो रहा है। री का वृद्धि रूप होता है आर। री का वृद्धि रूप क्या है? आर। और ये आर जब वृद्धि कार्य हो रहा है तो आपको इन शब्दों को बनाने में कोई समस्या पेश नहीं होनी चाहिए। अब प्रश्न है मेरा बहुत अच्छा सा कि देखो इन तीनों लिंगों में से जो रूप आपके सामने लिखे हुए हैं इनमें से कोई सा एक शब्द उठा के आपको दे दे। प्रश्न दे दिया जैसे धारिया रूप में
कौन सा वह है बताओ प्रत्यय, या फिर भारिया रूप जो है ब्री धातु की बात करें तो भारिया रूप बन जाएगा। भारिया में कौन सा प्रत्यय है, आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। जैसे ब्री धातु को लेकर मैं बात कर लेता हूं, ब्री में ण्यत जोड़ेंगे तो भार्य, भार्या, भार्यम। और प्रश्न में आपको पूछ लिया जाए कि भारिया शब्द में प्रत्यय बताओ भारिया में, तो मित्रों भारिया शब्द के प्रत्यय में आप लोग जो है कि बात करेंगे तो भारिया में प्रत्यय आपको सबसे पहले ऑप्शन में आ जाए टाप, दूसरे में आ जाए चाप, तीसरे में आ जाए ण्यत, चौथे में आ जाए ण्यत। तो बताओ आप लोग क्या करोगे। निश्चित रूप से आपको ऐसे प्रश्नों के जवाब देने के लिए सोचने पर विवश होना पड़ेगा। यदि आप लोगों को समझ में आ जाता है एक ही बार में तो सीधा सीधा समझ में क्या आएगा कि आ की मात्रा लग रही है, और सीधा हमको पता है कि टाप प्रत्यय जो है उसमें आ लगता है पीछे, और टाप प्रत्यय में जो आ लगेगा निश्चित रूप से हम लोग भिड़ते ही टाप लगा देंगे क्योंकि आ की मात्रा आ रही है। अब हम लोग यहां अंदर तक नहीं जाएंगे कि ये ब्री धातु के साथ ण्यत प्रत्यय के योग से स्त्रीवाची रूप बना है। देखो मैं तो सीधी सी बात बता दूं आपके लिए, मेरी क्लास भले आपको पसंद आए नहीं आए कोई समस्या नहीं है, बट मुझे जो देना है वो मैं मेरे तरीके से दे रहा हूं। एक बात तो श्योर है और निश्चित रूप से मेरा आत्मविश्वास है इस बात को लेकर कि जो भी क्लास देखेगा समझ में जरूर आएगी। तो प्रश्न है मेरा वापस से कि भार्या इति पदे, भार्या इति पदे प्रत्यय नाम निर्दिशत, भार्या इति पदे प्रत्यय नाम निर्दिशत। दोस्तों भार्या पद में प्रत्यय का नाम बताना है। ऑप्शन दे रहा हूं आपके लिए, सबसे पहले टाप, दूसरा चाप, तीसरा ण्यत, चौथा क्यप। मित्रों जवाब चाहिए आपसे। ऐसी अवस्था में जब प्रत्यय का नाम आपसे पूछ रहा है तो जवाब क्या बनेगा बताइए। मैं आपको बताना चाहूं कि ऐसी अवस्था में जब आपसे प्रत्यय का नाम पूछ ही रहा है तो आप जवाब क्या देंगे बताओ। यही बात तो सोचनी है आपको जवाब देने के लिए। एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड, दोस्तों वापस से हम लोग प्रश्न को आपके सामने रख रहे हैं और प्रश्न को देखिए। प्रश्न हमसे क्या कह रहा है कि भार्या पद के बारे में प्रत्यय की बात कर रहा है, आपको जवाब क्या देना है। ताप है, चाप है, ण्यत है, क्या है, क्या जवाब आएगा आपका। तो ऐसी स्थिति में घने से लोग तो क्या सोचेंगे, टाप प्रत्यय में बेटा आ बचता है, चाप प्रत्यय आपने कभी पढ़ा नहीं है, जो रीट की तैयारी कर रहे हैं उन्होंने चाप तो पढ़ा ही नहीं होगा। बशर्ते की सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करेंगे तो वहां जाके आपको देखने को मिल सकता है चाप प्रत्यय। फिर इसका भी आ बचता है, इसका ये बचता है और इसका भी ये बचता है। अब आप लोगों ने ये की तरफ ध्यान दे लिया तब तो आप इन दोनों की बात कर सकते हो, और अगर आ की तरफ ध्यान दे लिया तो सीधा सीधा, क्योंकि भार्या माने क्या होता है पत्नी, और ये स्त्रीवाची शब्द है, और स्त्रीवाची शब्द है तो टाप प्रत्यय और चाप प्रत्यय की तरफ दिमाग जाएगा आपका। ऐसी अवस्था में आप लोग सवाल गलत कर देंगे तो ये भी ऑप्शन गलत, ये भी ऑप्शन गलत, ये भी गलत और ये सही। मित्रों बात तो बड़ी गहरी है कि भार्या में प्रत्यय पूछ रहा है, जवाब किस तरीके से देना है। तो यहां तक तो बात हो गई ऋकारांत धातुओं की। अब बात करते हैं हम हलंत धातुओं को लेकर। तो देखिए मित्रों हलंत धातु में इस वाले प्रत्यय का क्या योगदान है। हलंत धातु, हलंत धातुओं में जब बात करेंगे ण्यत प्रत्यय की, तो मैंने जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले बताया कि जब प्रत्यय जोड़ा जाएगा तो कार्य कौन सा मांगेगा, वृद्धि कार्य। कौन सा कार्य मांगेगा, वृद्धि कार्य। और वृद्धि कार्य की चर्चा मैं आपको कर ही लेता हूं कि यदि ह्रस्व आ है तो वृद्धि में दीर्घ आ होएगा, ई है तो आई होएगा, उ है तो औ होएगा, री है तो आर होएगा। ये वृद्धि कार्य है।
समझते हैं वापस से। जैसे पठ धातु है, पठ, पठ में जोड़ेंगे हम लोग क्या, पठ में जोड़ेंगे आपका नेत प्रत्यय। पठ में नेत जोड़ लिया, बताओ क्या बनेगा। पठ धातु में नेत प्रत्यय जोड़ेंगे तो क्या रूप बनेगा। पठ का ठा जो है वो हलंत वर्ण है, हलंत धातु है, क्लियर हो गया, सीधी सीधी सी बात है। उपधा में कौन सा स्वर है, छोटा आ है, छोटी ई है, ऊ है, री है, क्या है देखो। और हमें पता चल गया कि आ है तो आ का पठ का पा जो है वो पा में कन्वर्ट होएगा। ठा को हलंत रहने देना है, प्रत्यय का या उत्तर देना, तो क्या हो गया पाठ्य। ऐसे ही पाठ्या और पाठ्यम, पाठ्य, पाठ्या, पाठ्यम, इस तरीके से रूप संपन्न होएगा। ऐसे ही आप उठा लो वह धातु, आप उठा लो दह धातु। जैसे मैं दह ले लेता हूं, दह में जोड़ेंगे नेत, रूप बनेगा दाह्य, दाह्या, दाह्यम। ऐसे ही हम लोग अभी बात कर रहे थे वद धातु के लिए, वद में बात करें नेत की, वाद्य, वाद्या, वाद्यम। अब यहां पर हम लोग एक आध सवाल अपवाद के रूप में भी लाते हैं, और अपवाद के रूप में जो सवाल हमारा आता है उसको हम लोग आपके सामने डिस्कस करेंगे। हाँ मनीष जी सही जवाब दिए हैं आपने, कृष्णा का जवाब भी सही है। विनोद सर नमस्कार, बहुत बहुत आभार आपका भैया, और प्रभु से अरदास कि आपका आशीर्वाद ऐसे ही मिलता रहे। मेरे परम आदरणीय भाई विनोद लवानिया जी, द सम्राट ऑफ केमिस्ट्री, आपका आशीर्वाद हमें ऐसे ही मिलता रहे भाई साहब। दोस्तों बद धातु से जब हम बात कर रहे हैं, बद से बाध्य, बाध्य, बाध्यम रूप बन गया आपका। ऐसे मैं एक शब्द आपके सामने ला रहा हूं गद, गद माने होता है कहना। अब गद धातु की जब हम बात करेंगे तो गद में यहां वृद्धि रूप नहीं होगा, यहां निषेध है, गद धातु के साथ निषेध है ये, और गद में आपका सीधा सीधा बनेगा गद्य, गद्या और गद्यम। जैसे आप बात करते हैं काव्य विधा को लेकर, तो गद्य एक काव्य होता है, गद्य में कथा और आख्याय का पार्ट होते हैं, और गद्य जो है वो क्या होता है, व्रत बंधन रहित जो भी काव्य होता है, मतलब छंद के बंधन से मुक्त जो काव्य होता है उसको अपन क्या बोलते हैं, गद्य काव्य बोलते हैं। और गद्य को कवियों की कसौटी भी कहा गया है दोस्तों। तो गद्य, गद्या, गद्यम, ये आपका एक ऐसा शब्द है जो यहाँ पर वृद्धि कार्य नहीं कर रहा है। ठीक वैसे ही अपन कोई और धातु उठाएं, यज धातु ले लें, यज, यज से ले लिया तो यज में क्या बनेगा आपका, ऐसे ही यज से बना के बताइएगा। ये शब्द आ रहा है ज्योति दाहिया, हाँ तो वो दाहिया शब्द जो है वो अलग चीज है भाई, यहाँ पे उसको मत जोड़िएगा। आगे देखिए साहब, यज धातु से हमने रूप बनाया नियत का, तो याज्य वृद्धि कार्य करना है, जैसा कि बोला था मैंने, याज्य, याज्या, याज्यम, सीधा सीधा रूप बन जाएगा याज्य, याज्या, याज्यम। मैं जैसा कि आपके कमेंट बार बार देख रहा हूं, उमा शर्मा जी जय महाकाल भाई साहब, सबके लिए बहुत बहुत जय गुरुदेव। लोकेंद्र सिंह गड़ासिया जी जय श्री राम भैया, जय श्री राम। मनीष जी बिल्कुल यज धातु से, अब यज से अपन अल्टरनेट बनाएंगे इसको, अभी आप रुक जाइए श्रीमान, बिल्कुल यही को लेकर यहाँ भी मैं पहुंच रहा हूँ। निश्चित रूप से ये सवाल मैं आपके सामने डिस्कस कर रहा हूँ, क्योंकि अपन वृद्धि करेंगे तो यज रूप बनेगा। अब हम लोग
जब ण्यत जोड़ रहे हैं जब तो क्या बनेंगे यहाँ पे, सीधी सी बात है, क्या बनाएंगे, यज बनाएंगे। अब एक महोदय बात करें तो मैं मनीष जांगड़ जी से बात करना चाह रहा हूं। मनीष जी, यदि मेरी आवाज डायरेक्टली आप तक पहुंच रही है अभी, तो आपने शब्द बना के दिया यज्ञ। मैं आपका थोड़ा सा शंका समाधान करना चाहूंगा, क्योंकि यज्ञ शब्द जो है उसमें ण्यत प्रत्यय का विधान नहीं है। मित्रों, निश्चित रूप से यज्ञ शब्द में ण्यत प्रत्यय नहीं है। मनीष भाई साहब, बिल्कुल आप इस बात को ध्यान रखिएगा, मैं आप ही को टारगेट करके जो है बता रहा हूं। निश्चित रूप से यज्ञ में कौन सा प्रत्यय, देखो यज धातु हो गई यज, और यज धातु में अपन नन प्रत्यय जोड़ेंगे। यज में नन प्रत्यय जोड़ेंगे तो हमारा यज्ञ पद बनता है। कैसे, और ये बात भाई आज मैं कई लोगों को भी इनके माध्यम से बताना चाह रहा हूं कि आप इसमें कहीं भी ऐसी गड़बड़ी मत कर देना, क्योंकि हमें पता है कि गेज्ञानी जो है ना, गेज्ञानी जो अपन बोलते हैं उसमें या नहीं होता, हलंजन से इसकी संज्ञा कर दी हमने। अब हमारे पास यज प्लस न बच गया। जैसा कि ऑफलाइन क्लास में मैंने संधि का टॉपिक पढ़ाया है आप लोगों को, और संधियों में एक संधि आती है इष्टुत्व संधि, जहां सूत्र है इस्तो इष्टुना इष्टु। उस इष्टुत्व संधि के नियम से बात आती है कि त वर्ग के वर्णों के परे, परे का मतलब आगे या पीछे, च वर्ग का कोई भी वर्ण आ जाए तो तय वर्ग के वर्णों को परिवर्तन होगा। आगे हो चाहे पीछे कहीं भी हो, बदलेगा तय वर्ग का ही वर्ण। तो यहाँ पे न को बदलेंगे इया में, और न जब इया में बदलेगा भाई साहब तो हमारा काम हो गया। यज प्लस इया, और यज प्लस ये पूरा आएगा, क्योंकि ना पूरा है तो ये इया पूरा आएगा, और ये वाला यज पद आपका बन जाएगा। मनीष जी, अगर मेरी बात, क्लास रुक क्यों गई? क्लास तो नहीं रुकनी चाहिए भाई साहब, क्लास तो बदस्तूर चल रही है, बशर्ते कि आपके यहाँ नेटवर्क प्रॉब्लम होगी। मनीष जी, आप उसको अच्छे से देखिए। तो वापस एक बार मैं मनीष भाई से बात कर रहा हूं, यहां ध्यान दीजिएगा आप लोग। यज में न प्रत्यय आपका लगा हुआ है, हलंतम से संज्ञा करी न बचा, न को अपन इष्टुत्व संधि से, संधि का नाम भी देता हूं मैं, इष्टुत्व संधि से अपन जब निकाल के लाएंगे तो इस्तो इष्टुना इष्टु, सूत्र का नाम क्या है, इस्तो इष्टुना इष्टु। इस सूत्र से जब हम इसको निकाल कर लाएंगे तो यज पद बन के आएगा। और यज में आप लोग ध्यान रखिएगा कौन सा प्रत्यय है, न प्रत्यय है। अब हम लोग यहां तक की जानकारी आपको दे चुके हैं। दोस्तों, अगला जो हमारा कमेंट है, अगला जो सवाल है हमारा, वो सवाल आता है क्यप प्रत्यय को लेकर। अब क्यप प्रत्यय के अंतर्गत क्या है, इसी श्रृंखला में जो हमने 3 प्रत्यय स्टार्ट करे, लास्ट प्रत्यय बचा हमारा क्यप। क्यप प्रत्यय पे बात कर देते हैं दोस्तों। क्यप का य शेष रहता है, क्या शेष रहता है, य शेष रहता है। कैसे कैसे रहता है ये भी बात मैं आपके लिए बता देता हूं। का प्लस या प्लस पा। दोस्तों, क्यप में जब बात आती है तो का जो है उसकी संज्ञा होती है लसक व तद्धित सूत्र से। लसक व तद्धित जो संज्ञक सूत्र है वो किसी भी प्रत्यय में आगे आने वाले ला, तालव्य और कै वर्ग के वर्णों की बात करेगा। यानी कि ला हुआ, तालव्य हुआ और कै वर्ग के वर्ण जब किसी प्रत्यय के आगे आ रहे हो तो निश्चित रूप से आपको इस संज्ञा करने के लिए लसक व तद्धित काम में लेना पड़ेगा। तस्य लोप से लोप हो जाएगा। तो लसक व तद्धित जो है यहाँ पर का की संज्ञा कर रहा है। अब हमारे पास हलंत्यम सूत्र काम में लेना है, क्योंकि अंत में पा जो है वो हलंत वर्ण के रूप में है, व्यंजन के रूप में है। हलंत्यम से संज्ञा हो गई, तस्य लोप से लोप हो गया। दोस्तों, इसका भी क्या बचेगा, यह बच जाएगा। अब जब इसका यह बचा है तो हमसे ये क्या बात कर रहा है, देखिए इसके लिए सूत्र है, संदर्भ सूत्र क्या है, एति स्तु सास व्री द्री जुस क्यप। ये सूत्र आपको 6 धातुओं के लिए और बाध्य करता है कि केवल 6 धातुएं हैं जिनमें आप मेरा विधान करिएगा।
अन्यथा आपको कहीं भी ऐसा कोई विधान नहीं करना है। एटी इस्तु सास विरी दिरी जुस्क्यप, ये हमको 6 धातुएं कौन कौन सी बता के दे रहा है, देखिए ई इस्तु सास विरी दिरी जुस, ये हमारे पास 6 धातुएं आ गई। प्रीति गर्ग बोल रही है जय महाकाल ऋषिकेश जी, सर आ गया समझ में, बहुत बढ़िया भाई साहब। दोस्तों क्लास को लाइक करो, शेयर करो और अच्छे से सभी दोस्तों के साथ जो है इसको फैला दो। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, देखिए कैसे कि ये 6 धातुएं स्पेशल हैं इस प्रत्यय के लिए। इन 6 धातुओं ने ये मान लो कि रजिस्ट्री करा रखी है कि हम लोग तो कैप के साथ में रहेंगे। वो कहना कि जब तक रहेंगे इसी के साथ रहेंगे, अन्यथा हम जाएंगे ही नहीं कहीं। तो देखिए ये 6 धातुएं क्या कहती है हमसे, इनके लिए जब हम इस प्रत्यय का विधान करने आएंगे तो एक सूत्र आता है, और सूत्र क्या आता है, ह्रस्वस्य इति इति तुक, ह्रस्वस्य इति इति तुक। ये सूत्र आपको कुछ नई बात सिखा के देता है, और वो नई बात क्या है कि ऐसी धातुएं जिनमें ह्रस्व स्वर आ जाए, ऐसी धातुएं जिनमें ह्रस्व स्वर आ जाए तो निश्चित रूप से उनके साथ जब क्यप प्रत्यय का विधान होएगा तो बीच में तुक आगम जरूर होएगा। किसका आगम होगा, तुक का आगम। अब तुक में आपको एक संधि पढ़ाई थी मैंने, तुक आगम, और तुक आगम संधि में बताया था कि ता जो आता है ता, और ता को वहां पे अपन क्या करते हैं, यहाँ पे ता को केवल ता ही रहना है। तुक में क्या होएगा भाई साहब, तुक में है ता प्लस उ प्लस के। तो देखिए के की संज्ञा हलंतम से होएगी, उ की संज्ञा हो जाएगी उपदेश से अच अनुनासिक से, और हमारे पास बचेगा क्या, तय बच जाएगा। अब ये तय जो बच रहा है ये कहां काम करेगा, देखो ई धातु में हमने जोड़ा क्यप प्रत्यय, जैसा कि हमको विदित है कि ई के साथ में जब प्रत्यय का विधान होएगा तो बीच में तुक का आगम कंपलसरी करना है, क्योंकि यह सूत्र हमको इस बात के लिए बाध्य कर रहा है कि जिन प्रत्ययों में छोटी मात्रा हो और साथ में कित प्रत्यय जुड़ा हुआ हो, सॉरी जिन धातुओं में छोटी मात्रा हो और साथ में कित प्रत्यय जुड़ा हुआ हो। कित का मतलब होता है जिनमें का की संज्ञा हो रही है प्रत्ययों में, पित का मतलब होता है जिनमें पा की संज्ञा हो रही है। तो कित और पित का सीधा सीधा मतलब हो गया मित्रों कि जिनमें का की संज्ञा हो, पा की संज्ञा हो, आगे पीछे कहीं भी। जैसे देखो कत्वा है, जैसे क्यत है, जैसे क्यतवतु है, जैसे आपका क्यप है, तो ये सारे जो प्रत्यय हैं वो कैसे प्रत्यय आपके, कित प्रत्यय हो गए। अब कित का मतलब हो गया का की संज्ञा, का की संज्ञा जिसमें हो रही है, और पित का मतलब हो गया साथियों, पिति का मतलब पित्त, और पित का मतलब पाकीत संज्ञा, पाकीत संज्ञा जिसमें होगी, जैसे ल्यप प्रत्यय है आपका ल्यप, तो ल्यप में पायत संज्ञा हो रखा है। तो कहने का मतलब इस सूत्र का मतलब हो गया कि ऐसी धातुएं जिनमें ह्रस्व मात्रा दी हुई हो और साथ में कित या पित्त प्रत्यय का विधान हो रहा हो तो उनके बीच में तुक का यानी तय का आगम हो जाता है। किसका आगम हो जाता है, तय का आगम हो जाता है। मित्रों जब तय का आगम होगा तो कैसे कैसे होगा, मैंने अभी आपको समझा दिया है कि ई में क्या जोड़ा, ई छोटी मात्रा वाला, छोटी मात्रा का प्रतीक है, प्लस अपने आप में ई एक धातु है, और ई का अर्थ होता है जाना, ई का अर्थ होता है इशारा करना, ठीक है। तो मित्रों यहाँ पर ई जो है छोटी स्वर की कंडीशन को भी पूरी कर रही है, प्लस इसके साथ यहाँ पर कित प्रत्यय जुड़ा हुआ है तो बीच में तुक का आगम होना स्वाभाविक है, इसलिए इत्य इत्या इत्यम रूप बनेगा। फिर हम बात करें स्तु को लेकर, किसको लेकर बात करें, स्तु को। तो
स्तु में जब हम कैप जोड़ेंगे मित्रों, हमें पता होना चाहिए कि स्तु के ता में भी छोटी मात्रा लगी हुई है ऊ की, और ये छोटी मात्रा की कंडीशन को पूरा कर रहा है, प्लस कित प्रत्यय जुड़ा हुआ है। तो हमें निश्चित रूप से चाहिए कि यहां पर भी आपको तय का आगम करके स्तुत्य स्तुत्या स्तुत्यम रूप आपका बन जाएगा। दोस्तों बात तो समझ में आनी चाहिए आपको। ह्रस्वस्य तिथि किति तुक सूत्र को आप समझ जाइए कि ऐसी धातुएं जिनमें छोटा स्वर लगा हुआ हो और साथ में कित मतलब काकित संज्ञा वाला, पित मतलब पाकित संज्ञा वाला कोई भी प्रत्यय जुड़ा हुआ हो तो बीच में किसका आगम होएगा, तुक का आगम होएगा। तो देखिए इत्य इत्या इत्यम ई धातु से बन गया, स्तु से स्तुत्य स्तुत्या स्तुत्यम रूप बन गया। अब बात आती है व्री धातु को लेकर। व्री में जब कैप जोड़ेंगे तो देखिए व्री में भी री छोटा है, रूप बन जाएगा वृत्य वृत्या वृत्यम, इस तरीके से रूप बन जाएगा। और मित्रों द्रि को बात करें तो द्रि धातु से रूप बन जाएगा आपका द्वितीय द्वित्या और द्वितीयम, इस तरीके से आपका ये रूप तैयार हो गया। अपन चाहें तो द्रि धातु के साथ आ उपसर्ग भी जोड़ सकते हैं, और यदि आ जोड़ देते हैं तो निश्चित रूप से क्या बन जाएगा, आद्रित्य आद्रित्या आद्रित्यम, इस तरीके से आपका रूप तैयार हो जाएगा। अब हम बात करेंगे दोस्तों नेक्स्ट, जैसे एक तो धातु बच गई सास और एक धातु बच गई जुस, इनको लेके भी हम बात कर लेते हैं। सास में क्या होता है देखिए साहब, सास धातु में क्या जोड़ेंगे तो हमारे पास एक सूत्र होता है सास इदम हलो। सास इदम हलो एक सूत्र है जो सास धातु में क्या प्रत्यय का विधान होने पर सास की आ की मात्रा जो है उसको ई में कन्वर्ट करेगा, तो सास को हो जाएगा सिस, सास को हो जाएगा सिस, और सिस में जब प्रत्यय का या जोड़ेंगे तो मित्रों ये बनेगा शिष्य शिष्या शिष्यम। प्रश्न पूछा जा सकता है, प्रश्न क्या पूछा जा सकता है कि शिष्य शिष्या शिष्यम कोई सा भी एक पद उठा के पूछ ले और आपसे बात कर ले बताओ कौन सा प्रत्यय है, तो निश्चित रूप से आपको यहाँ पे क्या प्रत्यय का विधान करना है। ये बात आपको समझ में आ गई साथियों। ऐसे ही अगली धातु आती है जुस। जुस धातु में देखिए जुस में क्या जोड़ेंगे तो वही नियम लगाओ, छोटी स्वर की बात आ रही है, इसमें आपको छोटा स्वर तो है प्लस अंत में हलंत वर्ण भी है। हलंत वर्ण है तो काम नहीं चलेगा क्योंकि छोटे स्वरांत धातु होनी चाहिए तो ही आगम होगा किसका, तय का। अब छोटे स्वरांत नहीं है तो हलंत धातु हो गई, तो यहाँ पर जुस्से जुस्या जुस्यम, इस तरीके से आपका ये रूप बन जाएगा तीनों लिंगों में। अब हमारा सवाल बनता है कि इन धातुओं के अलावा और ऐसी कौन सी धातुएं हो सकती हैं जिनमें ये प्रत्यय जोड़ा जा सकता है। तो दोस्तों ऐसी धातुओं में जैसे दृश्य है, वृत्त है, कृत है, वृद्ध है, स्पृश है और नृप है, ये भी कुछ धातुएं आपकी बच जाती हैं जिनमें वैकल्पिक रूप से ये वाला प्रत्यय जोड़ा जाता है। एक इंपॉर्टेंट नियम बात करें तो एक इंपॉर्टेंट नियम जो है इसी प्रत्यय के अंतर्गत वो है मृजे विभाषा। मृजे विभाषा एक इंपॉर्टेंट नियम है। अच्छा संस्कृत में विभाषा का मतलब होता है विकल्प, मृजे माने होता है मृज धातु। अब मृज धातु में जब भाव अर्थ की बात करी जाएगी तो विकल्प से क्या प्रत्यय आएगा, और मृज धातु में जब विकल्प से क्या प्रत्यय लगाएंगे तो क्या प्रत्यय से वृद्धि कार्य यहाँ पर संपन्न होगा, और वृद्धि कार्य में क्या बात आएगी देखिए, जैसे मृज धातु है मृज, मृज में अपन क्या जोड़ेंगे, मृज में अपन क्या जोड़ेंगे
क्या, तो रूप बनेगा क्या, मृज्य मृज्या मृज्यम, मृज्य मृज्या मृज्यम, ये वाला रूप बनेगा सामान्य से, यानी कि कोई भी इसमें उतार चढ़ाव नहीं होएगा। और यदि हम जब इस नियम की मृज्य विभाषा के अंतर्गत बात करते हैं तो मृज्य विभाषा में जब बात आएगी तो मृज धातु में हम विकल्प से ण्यत प्रत्यय का विधान करेंगे, तो विकल्प से ण्यत प्रत्यय का विधान करने पर ये वृद्धि कार्य को प्राप्त होएगा, और वृद्धि कार्य जब प्राप्त होएगा तो यहाँ पर रूप बनेगा मार्ग्य मार्ग्या मार्ग्यम, यानी P4 पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। इस तरीके से आपका ये ध्यान आपको रखना है कि यहाँ पर जो कार्य हो रहा है वो हो रहा है विकल्प से। किससे हो रहा है, विकल्प से, और विकल्प से जब ये कार्य होएगा तो वृद्धि कार्य आवश्यक रूप से किया जाएगा, और वृद्धि कार्य जब आवश्यक रूप से किया जाएगा तो समझ लो काम होएगा। अब कृत्य प्रत्यय में हम लोग तव्यत अनियत तो पढ़ चुके हैं कल की क्लास में। यत् ण्यत् क्यप तीनों को हमने आज आपके सामने डिस्कस किया है, तो लगभग हमारे प्रत्यय हो गए कितने, 5, और एक बनता है आपका केलिमर प्रत्यय और तव्य प्रत्यय, तो वो हमारे लिए इतना खास नहीं है, सेकंड ग्रेड के हैं। तो कहने का मतलब कृत्य प्रत्यय आपके हो चुके हैं। अगली क्लास जो भी होगी उसमें हम कृत प्रत्यय को लेकर चर्चा आपके बीच करेंगे, और कृत प्रत्यय में हम लोग आपके सामने जो भी बातें हैं बहुत अच्छे तरीके से रखेंगे। मित्रों, जितने भी साथी हमारे इस क्लास को देख रहे हैं उनसे मेरा आग्रह है कि आप लोग मोनू अवस्थी नाम से जो फेसबुक का अकाउंट है उस पर लाइव देखने के लिए उस अकाउंट को या तो आप फॉलो करें, या फिर आपको जैसे भी लिंक डाला जाता है तो पुरानी लिंक के जरिए आप उस पर पहुंच सकते हैं। क्लास की जानकारी के लिए फेसबुक पे अपडेट आपको मिल जाएगी, मैसेज आपको मिल जाएगा। संभवतः मेरे पर्सनल कांटेक्ट में जो लोग हैं मैं अपने स्टेटस पे भी अपडेट कर देता हूं, तो व्हाट्सएप स्टेटस से भी आप इस क्लास तक पहुंच सकते हैं। अगर किन्हीं भाई बहनों के फेसबुक अकाउंट नहीं बना हुआ तो आप बिल्कुल चिंता नहीं करें, क्योंकि जो लिंक हम आपको शेयर करते हैं ग्रुप्स में उस लिंक के माध्यम से सीधे आप यहाँ तक पहुंच सकते हैं। तो दोस्तों, क्लास का आनंद लेते रहिए, परीक्षा को नजदीक समझते हुए धमाकेदार तैयारी करते रहिए। नमस्कार, धन्यवाद।